गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको नमस्कार। क्लास स्टार्ट होगी भाई आपकी, बताना एक बार मुझे। भाई एप्लीकेशन में क्या हो गया? ये ऑन नहीं हो रही है, क्लास कैसे होगी? गुड इवनिंग। कबीर अहमद कह रहे हैं, मोनू, अबातारो, अंशुल, दिव्या, जिया, अंशुल, प्रीत, जिया मोरिया, अंकित, देवव्रत जी नमस्कार। हर्षित भाई एक मिनट रुको पहले ना, ये शायद एप्लीकेशन क्रैश हो गई है, चल नहीं रही है। एक काम करते हैं, नोट ये वाला चलेगा क्या? आज हम आपको दूसरे वाले उसे पढ़ाएंगे, ये जो जिसमें हम पढ़ाते हैं ना, वो वाली तो क्रैश हो गई है। इसमें थोड़ा सा हमें इसका फंक्शन भी नहीं पता है, चेक कर लेते हैं। ओके ठीक है। आज की जो क्लास है वो चलेगी इसके ऊपर। ठीक। हम्म, क्या हो गया भाई? ठीक है। तो बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आपकी क्लास स्टार्ट होने से जस्ट पहले मैंने क्लास लाइव नहीं की थी, तो मैं एप्लीकेशन जिसमें हम डेली क्लास लेते हैं वो, उसमें कुछ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन कुछ क्रैश व्रैश का। तो मैंने कहा यार पता नहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही होगी। फिर हमारे पास एक बैकअप प्लान था, उस पर हम क्लास लेंगे आज इस वाली एप्लीकेशन पे। चलो भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंकुर जी, अंकित, अभिषेक, शुभम। क्लास क्यों स्टॉप हो गई? क्लास स्टॉप नहीं है भाई, क्लास चल रही है। चलो, तो जहाँ तक मुझे याद है, एक तो यार इसमें पिछली वाली क्लास का पीएनजी आ जाएगा क्या? आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमने लास्ट क्लास आपको बताई थी, उसी का मैं एक बार इसमें पीएनजी फाइल खोल लेता हूँ, अगर आपको याद आ रहा हो। नेक्स्ट पेज पाएंगे भाई। हाँ, इधर से। आज आपकी क्लास में एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसके ऊपर। तो लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये मैंने आपको बता के चला गया था मैं, कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी, वो नॉर्मल के नज़दीक आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, आपको पता चल गया। तो आपको मैंने बताया था भाई कि जब लाइट जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, डेंसर से रेरर। तो लाइट अगर जाएगी डेंसर से रेरर में, सघन माध्यम से जाएगी विरल माध्यम में, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जब लाइट सघन से विरल माध्यम में जाती है तो लाइट नॉर्मल से अविलंब से दूर हटेगी, और जब विरल से आएगी सघन में, रेरर से आएगी डेंसर में, तो नॉर्मल के नजदीक आ जाएगी। इस तरह की बातें हम क्लास के अंदर कर चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपको ध्यान होगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज कैसा आएगा भाई इसमें? दिक्कत यह है कि इसमें थोड़ा सा भी हमें टाइम मिला नहीं है पहले से एक्सपेरिमेंट करने का। नेक्स्ट पेज कहाँ से आएगा? एक मिनट रुको, पहले मैं थोड़ा समझ लूँ इसे, इस एप्लीकेशन में है क्या। जो है खतरनाक सा काम हो गया भाई। इसमें पेज ऐड कहाँ से करें? कुछ और आ रहा है। दोबारा ओपन करते हैं।
ये थोड़ा बड़ा खतरनाक सा काम हो गया यार आज के लिए। अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ पे आया प्लस लिखा हुआ, ओके यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलो भाई पता चल गया। अब यार मैं उस वाली पिछले वाली पीडीएफ को नहीं खोल रहा हूँ, वरना उससे कुछ दिक्कत आ रही थी। अब सीधे यहाँ पे देखो, ध्यान समझना बात को। अब हम जब लास्ट क्लास पढ़ रहे थे तो हमें ये तो पता चल गया कि लाइट का एक से दूसरे मीडियम में जाना, प्रकाश का एक से दूसरे माध्यम में जाना, इसे मैंने कहा था कि हम रिफ्रैक्शन अपवर्तन कहेंगे। तो जब भी लाइट जो है वो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट का एक से दूसरे मीडियम में जाना वो हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन अपवर्तन। ठीक है। दूसरा एक मैंने आपको बता दिया कि भाई जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट की स्पीड बदलेगी। तो जब लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी, अगर वो जा रही है रेयर से डेंसर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इस तरह की बातें हम क्लास में कर चुके हैं सारी की सारी। अब आज की जो क्लास है उसका पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। अगर मैं आपसे कहूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं पिछली क्लास में डिस्कस किया कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर कर दिया होगा तो आप बता देना। जो बच्चा आज की क्लास में आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर याद करके जाना। आप मुझे एक चीज बताओ, जब लाइट अपना मीडियम चेंज कर रही है तो पूरा माहौल बदल गया। अभी वो एयर में थी, हवा में थी, अब चली गई वो पानी में, या पानी में थी तो कहां चली गई, एयर में, या पानी से कहां चली गई, कांच में। पूरा माहौल बदल रहा है, पानी बिल्कुल अलग, कांच बिल्कुल अलग। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि लाइट के मीडियम बदलने के बावजूद भी लाइट का एक दो गुण ऐसा है, लाइट की एक दो प्रॉपर्टी ऐसी है जो लाइट के मीडियम बदलने के बावजूद भी नहीं बदलती। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि लाइट के वो कौन सी प्रॉपर्टी है, लाइट का वो कौन सा गुण है जो मीडियम बदलने से भी नहीं बदलता, तो आप किस पे टिक लगाओगे? आपने जो बचपन से पढ़ाई की है उसके आधार पर बताओ कि लाइट के मीडियम बदलने के बावजूद भी, चाहे लाइट हवा में है चाहे पानी में है, दोनों जगह उसकी एक दो प्रॉपर्टी ऐसी है जो मीडियम बदलने के बावजूद भी नहीं बदलती। वो कौन सी है, पता है किसी को? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ये। क्या आंसर होगा इसका? देखो बेटा, लाइट के मीडियम बदलने के बावजूद भी ध्यान रखना, एक तो उसका कलर नहीं बदलता, रंग, और एक उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलती। कलर और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते। आपके हाथ में मान लो एक लेजर लाइट है, आपने बटन दबाया, इससे लाल रंग की लाइट निकल रही है, पानी के अंदर देखना वहां भी लाल ही दिखेगी। इस लेजर लाइट की लाइट को कांच से पास कराना, वहां भी लाल ही दिखेगी। तो लाइट के मीडियम बदलने के बावजूद एक तो बेटा लाइट का कलर नहीं बदलता, और एक उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलती। देखो फ्रीक्वेंसी जो है ना, आवृत्ति, ये सोर्स पर डिपेंड करती है कि जो सोर्स है, जो बल्ब है, वो लाल प्रकाश फेंक के मार रहा है कि नीला। अगर वो एक बार अपने अंदर से अगर वो लाल प्रकाश फेंक रहा है, वो लाल प्रकाश कांच में जाए, पानी में जाए, हवा में जाए, वो लाल ही रहेगा। तो लाइट के मीडियम बदलने पर रंग और आवृत्ति नहीं बदलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। पेपर में नॉर्मली आपको फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन पूछता है वो, कि लाइट मीडियम बदलेगी तो क्या नहीं बदलेगा। एक ऑप्शन लिखेगा स्पीड, आपको स्पीड तो सबसे पहले बदलेगी। लाइट सघन माध्यम में जाएगी, डेंसर में स्पीड कम, रेयर विरल में जाएगी स्पीड ज्यादा। लाइट मीडियम बदलेगी। अब यहाँ आई और आर की वैल्यू भी सेम नहीं होती। अगर आपको पिछली क्लास याद है, जब लाइट नॉर्मल से दूर हटती है तो आर की वैल्यू आई से ज्यादा थी, नॉर्मल के नजदीक आई थी तो आर की वैल्यू आई से कम थी। दूसरा, इंटेंसिटी, तीव्रता भी सेम नहीं रहेगी। भाई लाइट सारी की सारी दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट, परावर्तित भी होती है। तो जैसा प्रकाश इस मीडियम में था उतना ही इंटेंस दूसरे में नहीं होगा, कुछ प्रकाश परावर्तित भी हो गया होगा। तो कलर, फ्रीक्वेंसी को छोड़ के कुछ भी लिखा मिल जाए, आप सब पे टिक लगाएंगे, बदल जाएगा। तो इंपोर्टेंट लिख के लिखेंगे, when light enters when light enters from one medium to another, from one medium to another, comma, from one medium to another, comma, its color and frequency do not change. Its color and frequency do not change. हिंदी में लिखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका रंग
तो इसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। बेटा क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में ना कम से भी कम मैं बता रहा हूं आपको 10-15 बार आ चुका है कि लाइट के मीडियम बदलने से क्या नहीं बदलेगा। तो हम बोलेंगे लाइट के मीडियम बदलने से उसका कलर और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेंगे, उसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलेंगे। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, अब हम बेटा यहाँ क्लास में क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे भाई आपकी मर्जी है, आपको रिकॉर्ड करना है, लाइव करना, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे उससे करो, है ना। तो इसमें मेरे से क्या ही पूछ रहे हो आप, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब यहां पे लिखेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन के नियम। ठीक है, अपवर्तन के नियम। तो जैसे हमने रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम पढ़े थे, ऐसे रिफ्रैक्शन अपवर्तन के भी हम दो नियम पढ़ेंगे यहां पे, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, एक बात है यहां पे देखना कि अगर मैं आपसे रिफ्लेक्शन परावर्तन की बात करूं तो रिफ्लेक्शन परावर्तन का मैंने पहला नियम क्या बताया था आपको, अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको मैंने बताया था रिफ्लेक्शन परावर्तन का पहला नियम कहता है कि जो इंसिडेंट रे है आपतित किरण, जो रिफ्लेक्टेड रे है परावर्तित किरण, और जो नॉर्मल था अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में एक ही तल में होते हैं। और एक ही तल में होने का मतलब, एक ही प्लेन में होने का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है। तो बेटा जैसे वहां पर इंसिडेंट रे आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं, ऐसे रिफ्रैक्शन का नियम क्या कहता है पहले वाला कि इंसिडेंट रे आपतित किरण, नॉर्मल अभिलंब और रिफ्रैक्टेड रे अपवर्तित किरण जो दूसरे मीडियम में जाएगी, ये तीनों भी एक ही प्लेन में होते हैं, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में। इंसिडेंट रे हो चाहे वो कौन सा इंसिडेंट रे है, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे रिफ्रैक्टेड रे, ये भी तीनों क्या होती हैं एक ही प्लेन में। तो यहां पे लिखेंगे हम रिफ्रैक्शन का पहला नियम कहता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल, इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, एंड रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in a same plane, all lie in a same plane। हिंदी में लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अभिलंब और परावर्तित किरण, सॉरी और अपवर्तित किरण, यानी कि जो दूसरे मीडियम में जाती है उसे हम कहते हैं अपवर्तित, और अपवर्तित किरण, आपतित किरण कोमा अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों हमेशा, तीनों हमेशा एक ही तल में, तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। बेटा रिफ्रैक्शन का जो पहला नियम है ये बिल्कुल वैसा सही है जैसे कि आपने रिफ्लेक्शन परावर्तन का पहला नियम पढ़ा था। तो जैसे परावर्तन का पहला नियम पढ़ा था बिल्कुल वैसा वैसा सही है, बस वहां पर क्या था, वहां पे था कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में थे। यहाँ पे क्या है कि आपतित, अभिलंब और अपवर्तित एक ही प्लेन में होते हैं। और एक ही प्लेन का मतलब हमने डिस्कस किया था कि अगर इंसिडेंट रे बोर्ड से चिपक के आ रही है ना, तो बेटा रिफ्लेक्टेड रे अपवर्तित भी बोर्ड से चिपक के ही जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे तो बोर्ड से चिपक के आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे अपवर्तित किरण बोर्ड से बाहर निकल जाए, ये एक ही प्लेन में एक ही तल में होती है। लेकिन अब आते हैं दूसरे नियम पे, जब हमने रिफ्लेक्शन परावर्तन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन परावर्तन, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन परावर्तन में मैंने आपको सेकंड नियम बताया था कि आई और आर की वैल्यू सेम होती है। तो बेटा रिफ्लेक्शन परावर्तन में तो लाइट जिस एंगल पर आ रही थी उसी एंगल पर जा रही थी, तो वहां तो आई आर की वैल्यू हमेशा ही सेम थी कि आई आर का मान हमेशा सेम होगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो मैंने आपसे कहा था कि लाइट अगर नॉर्मल के नजदीक आएगी तो आर छोटा होगा, दूर जाएगी तो बड़ा होगा। अब यहाँ आई आर में क्या संबंध है वो मैं बताया स्नेल ने, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। तो बेटा जो सेकंड लॉ है उसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, स्नेल का
नियम। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, यहां पे देखना ध्यान से। स्नेल का नियम हमारे से कहता है कि भाई आई और जो आर है ना, यहाँ पे आई आर की वैल्यू सेम नहीं है, फिर इस आई और आर में क्या संबंध है वो देखना। स्नेल ने कहा कि जो आई और आर है इनके साथ में आप लगाओ साइन, तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है ना बेटा, इस रेशियो को हम कहते हैं n2/n1। तो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो होता है n2/n1, और n2/n1 आपको पता ही क्या है बेटा, n2 का मतलब है पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और n2 है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक और n2 दूसरे माध्यम का। देखो पहले माध्यम का मतलब ये है कि जहां से लाइट चलेगी उसे हम कहेंगे पहला मीडियम, और जहां लाइट पहुंचेगी उसे कहेंगे हम दूसरा मीडियम। तो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो होता है n2/n1, यानी कि जो दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक है उसे ऊपर रखा जाता है, और जो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट चलेगी उसे नीचे रखते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जब वो पेपर में आपसे छटवाएगा 4 ऑप्शन देकर कि स्नेल का नियम कौन सा है, एक ऑप्शन में लिखेगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n1/n2, उस पर टिक नहीं लगाना। साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो होता है n2/n1। या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि स्नेल का नियम है n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्नेल का नियम आपको ऐसे लिखा भी मिल सकता है n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। या बेटा कई बार आपको स्नेल का जो नियम है ना वो कुछ ऐसे लिखा हुआ दिखेगा आपको। स्नेल का जो नियम है वो कई बार आपको कैसे दिखेगा, ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है। देखो वो कई बार ऐसे भी लिख देगा स्नेल का नियम है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो एक कॉन्स्टेंट, एक नियतांक के बराबर होता है। देखो ऐसा क्यों लिखता है वो, अब कुछ सोचो भाई, जो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो कि है 2, पहले मीडियम का है मान लो कि 3, तो बेटा जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रखोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब आप पुट करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2, 3, 4, 2.5 आधा कुछ तो आएगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो कॉन्स्टेंट ही होता है, यानी n2/n1 का जो मान निकालोगे आप वो 2/3 आए, 4/5 आए, 7/2 आए, 1/3 आए, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा होती है कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो कांस्टेंट के बराबर है, ये भी लिखा मिल सकता है स्नेल के नियम में। n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर है, ये भी लिखा मिल सकता है। स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2/n1 है, ये भी लिखा मिल सकता है। तो 3 रूप में आपको स्नेल का नियम लिखा मिल सकता है। एक बार इसे उतार लेना, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आपको आंसर देना है। भाई कौन सा बैच है नहीं है, ये कॉल सेंटर नहीं है, इसे इंक्वायरी ऑफिस मत बनाओ। आप सुबह को 10 बजे के बाद कॉल सेंटर फोन करना, कौन सा बैच है कौन सा नहीं है आपको वहां पता चलेगा, ठीक है। यहाँ क्लास डिस्टर्ब करने की बिल्कुल भी ट्राई भी मत करो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब जब हम पढ़ के क्या जाते हैं और पेपर में जरूरी नहीं कि वही चीज मिले। अब यहाँ देखना क्वेश्चन में है मेरा आपके सामने, आपको बताना है कि बेटा इनमें से स्नेल का नियम कौन सा है, ऑप्शन के हिसाब से बताना है। आपको बताना है स्नेल का नियम कौन सा है। आपके ऑप्शन है, बहुत ध्यान समझना, ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन दिया मैंने साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n1/n2। एक ऑप्शन है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n1/n2। एक ऑप्शन है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1/v2। एक ऑप्शन है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v2/v1। तो बेटा v2 v1 समझ रहे हो ना, v1 यानी कि पहले मीडियम में लाइट की स्पीड, v2 दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि निम्नलिखित में से स्नेल का नियम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आप किस पर टिक लगा के आओगे कि स्नेल का नियम कौन सा है, आपका आंसर क्या होना चाहिए। कुशविंदर सिंह का ठीक आंसर आया, मोहम्मद अनस का भी ठीक है, खुशी यादव का, भारती, सॉरी इन सबका गलत है जिनका मैंने सही बता दिया, हिमानी का सही है, बाकी सबका गलत है। देखो बेटा मैंने आपको बताया कि स्नेल का जो नियम है वो है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2/n1। तो आप ये देखो कि मुझे n2/n1 बताया सर ने, यानी कि ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है, स्नेल के नियम में आना चाहिए n2/n1, ये n1/n2 है, मल्टीप्लाई वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब इनमें से किस पर टिक लगाएं कि साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो क्या होगा, बेटा ये स्पीड की फॉर्म में दिया है। अब याद करो मैंने आपको बताया था कि जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो इस स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब मैंने आपको बताया था
कि भाई इसका मतलब यह है कि जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा होगा, यानी कि उस मीडियम में लाइट धीरे चलेगी, तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और स्पीड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर आपने n2 लिखा है ऊपर तो v2 आएगा नीचे, n1 लिखा है नीचे तो v1 आएगा ऊपर। तो बेटा इसका आंसर है सी ऑप्शन। तो डी गलत है। भाई आप एक चीज बताओ, आपको v2 2/1 वो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में बताया गया था, आपने सेम तुक्का यहां पर भी मार दिया कि सर ने बताया था कि n2/n1 है, तो आपने यहां डी पट्टी लगाने लग गए बच्चे। आंसर क्या बनेगा इसका? सी ऑप्शन। भाई रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक आपको बताया था ना, फॉर्मूला होता है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का c बाई वी। तो मैंने कहा था कि n और v ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और स्पीड व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो मीडियम सघन होगा, डेंसर होगा, वहां लाइट धीरे चलेगी। तो अगर आप स्नेल के नियम को रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? n2/n1 2/1। लेकिन अगर स्पीड की फॉर्म में लिख रहे हैं तो v1/v2 आएगा। ठीक है। अच्छा अगले पे आते हैं। अगर मैं आपसे एक बात और पूछूं कि आपको बताना है कि स्नेल का जो नियम है वो कौन सा है, फिर मैं थोड़े से ऑप्शन चेंज कर रहा हूं। स्नेल्स लॉ। तो बेटा स्नेल का जो नियम है वो लिखा मैंने sin i अपॉन sin r इजकल टू f1/f2। f1 क्या है? पहले मीडियम में फ्रीक्वेंसी, f2 है दूसरे मीडियम में फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। दूसरा ऑप्शन है sin i अपॉन sin r इजकल टू f2/n1। ठीक है। एक ऑप्शन है sin i अपॉन sin r इजकल टू λ1/λ2। एक है sin i अपॉन sin r इजकल टू λ2/λ1। तो किस पर टिक लगा के आओगे आप? अरे यार आपके बैच में वैसे इतना डिटेल समझाने की जरूरत है नहीं, पर मैं भावुक हो गया हूं आपकी क्लास में, तो बताइए दो आप। किस पर टिक लगाओगे इस बार? देखो बेटा सर मैंने कहा कि स्नेल का नियम कौन सा है, तो आप कहोगे सर कि फ्रीक्वेंसी तो बदलती नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी पहले मीडियम में होती है वही दूसरे में। F1 F2 का मतलब है कि पहले मीडियम में आप कह रहे हो कि फ्रीक्वेंसी अलग होगी, दूसरे में अलग होगी। ये तो गलती हो गई, क्योंकि लाइट मीडियम बदलेगी तो फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती। अब यहाँ पे एक चीज देखना, मैंने अभी आपको बताया था कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है v1/v2 स्पीड की फॉर्म में, और किसी भी वेव की जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है एफ लैम्डा। बेटा जैसे प्रकाश भी एक वेव है, एक तरंग है, किसी वेव की स्पीड होती है v इक्वल टू एफ लैम्डा। और आपको पता है अभी मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी तो बदलती नहीं है मीडियम चेंज करने से। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी ये तो हट गया, यानी v और लैम्डा होते हैं समानुपाती प्रोपोर्शनल। तो अगर यानी अगर आप यहाँ v1/v2 लिखोगे तो आएगा λ1/λ2। तो स्नेल का नियम अगर आपसे वेवलेंथ की फॉर्म में पूछ ले तो भी आएगा 1/2। तो यानी आंसर कौन सा बनेगा हमारा इसमें? सी ऑप्शन। यानी स्नेल का जो नियम है साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू n2/n1 रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में, स्पीड की फॉर्म में v1/v2 और वेवलेंथ की फॉर्म में λ1/λ2। तो अगर आपने ये लिखा है यानी कि आपका आंसर बिल्कुल एकदम ठीक है। ऐसे देखो थोड़े से जो पेपर ऐसे होते हैं जहां पर बहुत डिटेल में साइंस नहीं पूछता, सीजल, सीएचएसएल, एमटीएस या अपने स्टेट के पीसीएस, पुलिस के पेपर, वहां पे क्या करेगा वो आपसे केवल ये पूछ लेगा 4 ऑप्शन देकर कि इनमें से स्नेल का नियम कौन सा वाला सही है। तो अगर वो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में पूछेगा तो n2/n1 आएगा, लेकिन स्पीड की फॉर्म में पूछेगा तो ये, वेवलेंथ की फॉर्म में पूछेगा तो ये। समझ रहे हो बात को? अरे हाँ कि ना? ठीक। अच्छा दूसरी चीज, एक कह रहा नहीं समझे, कोई बात नहीं बेटा, सारे बच्चे समझ जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कंपटीशन कितना सारा बढ़ जाएगा, है ना, बड़ा समस्या वाला काम हो जाएगा। तो बाकी जो बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कंपटीशन नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा अब हमारे पास में हमने क्या बताया आपको कि स्नेल का जो नियम है इसका जो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्म, बेसिक फॉर्म जो है स्नेल के नियम की, ये तो आप सबने 10th क्लास में पढ़ी है कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है वो n2/n1 है, ये तो पढ़ा ही हमने। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक हम पिछली क्लास में बता चुके हैं आपको, ये फॉर्मूला भी हमने बताया था आपको। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है c/v, तो n और v ऊपर नीचे लिखे हैं, तो यानी कि स्पीड के साथ आएगा v1/v2, और किसी वेव की स्पीड होती है एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी बदलती है नहीं मीडियम बदलने से, तो λ1/λ2। ठीक है, ये सारी बातें 10th क्लास में पढ़ रखी है आपने।
मैं इसमें एक भी चीज आपको ऐसी नहीं बताऊंगा जो 10वीं क्लास से बाहर हो। जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है बस मैं केवल वही आपको रिवाइज करा रहा हूं। एक भी लाइन ना अपने मन से बताऊंगा, ना एक भी लाइन 10वीं क्लास से बाहर। अब वो आपने कितना बढ़िया पढ़ा है वो भाई आपके ऊपर है। अब एक क्वेश्चन है इसमें, चलो एक बार फिर रिस्क ले लेते हैं हम। एक पीडीएफ फाइल खोलकर, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। प्लस वाला ऑप्शन आना चाहिए। अरे प्लस वाला आएगा कि नहीं आएगा? इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 करना है भाई आपको। क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है हमारे से, विच ऑफ दीज ट्रेवल्स इन ग्लास विद मिनिमम वेलोसिटी। इनमें से कौन सा कांच में न्यूनतम वेग के साथ यात्रा करता है। ठीक है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा रंग है जो कांच में न्यूनतम वेग के साथ यात्रा करता है। ठीक है, देखो बेटा, अगर आपसे पेपर में कभी पूछे कि किसी मीडियम में, जैसे कांच में, पानी में, डायमंड में, कौन सा कलर धीरे चलेगा, कौन सा कलर तेज चलेगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले एक चीज देखना, अगर वो पेपर में पूछे वैक्यूम निर्वात, अगर वो वैक्यूम की बात करें, निर्वात की, निर्वात का मतलब पता ही आपको, मैंने बता रखा पिछली क्लासेज में कि वैक्यूम बिल्कुल खाली जगह। तो बेटा वैक्यूम में सारे के सारे कलर सेम स्पीड से भागते हैं। जितनी स्पीड लाल की, उतनी हरे की, उतनी नीले की, उतनी पीले की, सबकी स्पीड होती है सेम। लेकिन अगर वो पेपर में आपसे वैक्यूम शब्द का यूज ना करे, वो किसी मीडियम की बात करे, जैसे कि कांच में, पानी में, डायमंड में, तो बेटा किसी मीडियम में लाल रंग चलता है सबसे तेज और बैंगनी चलता है सबसे धीरे। तो उसने पूछा कि किसकी स्पीड सबसे कम होगी, तो हम बोलेंगे बैंगनी की। अभी तो पहले से लिखवा रहा हूं मैं, फिर समझने की कोशिश भी कर लेना अगर आपको समझना है तो। पहले यहां पे लिखेंगे, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम ऑल कलर्स ट्रेवल with same speed, with same speed, but in a given medium, but in a given medium, red color is fastest, while violet color is slowest। हिंदी में लिखेंगे, निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं। निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं, समान चाल से चलते हैं, किंतु किसी दिए हुए माध्यम में, किंतु किसी दिए हुए माध्यम में लाल रंग सबसे तेज, जबकि बैंगनी सबसे धीरे चलता है। बेटा वन लाइनर क्वेश्चन जो है ये सीधे आपको पेपर में दिख जाते हैं कि किसी मीडियम में कौन सा रंग तेज चलेगा, कौन सा धीरे चलेगा। तो किसी मीडियम में लाल रंग तेज चलता है, बैंगनी चलता है धीरे। मैं बार हिंदी वालों को बोल देता हूं, निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं, किंतु किसी दिए माध्यम जैसे कि कांच में, पानी में, डायमंड में, लेकिन किसी दिए माध्यम, यहाँ पे माध्यम क्या दे रखा है, कांच में लाल रंग सबसे तेज, बैंगनी सबसे धीरे चलता है। अब एक चीज देखना, ये ऐसा क्यों है, अगर आप इसके पीछे के रीजन को भी देखना चाहते हो तो ध्यान समझना। देखो इससे पहले आप एक स्टोरी से समझने की कोशिश करेंगे। भाई ये किस पेपर के लिए पढ़ा रहे हैं, बैच में कौन कौन से पेपर कवर होंगे, कौन से नहीं, मैं सबसे पहली वाली क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो आप से मेरा अनुरोध है कि क्लास में बात मत लिखा करो। अब देखो, जैसे बेटा मान लो कि एक आपके शहर में कोई फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री है, उसमें काफी लोग काम करते हैं, और आपको एक नौकरी की आवश्यकता पड़ी। आपने सोचा यार चलो इस फैक्ट्री में ट्राई कर लेते हैं, और आपने क्या किया, जो उस कंपनी का ओनर था उसके केबिन में आप डायरेक्ट घुस गए, और वो अपना बीजीएम मान लो कुछ काम कर रहा है,
तो आपने कहा कि सर वो मुझे एक नौकरी चाहिए थी, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो कैसे बोलेगा वो कि भाई तू अंदर कैसे घुस आया है? तो सीधे मेरे कैबिन में ही आ गया है। सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी वालों को बुलाएगा, उन्हें डांट लगाएगा, ऐसे बाहर निकालो। ये सीधे कोई भी कैबिन में घुस जा रहा है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? वो आपको ऐसे बाहर निकाल देगा। अब वही व्यक्ति, उसी फैक्ट्री का ओनर, अगले दिन और भी ज्यादा बिजी है, लेकिन आपके शहर के मंत्री जी, सांसद, विधायक उसके कैबिन में डायरेक्ट आ जाए, तो तुरंत क्या हो जाएगा? अपनी सीट पर खड़ा होकर बोलेगा, अरे मंत्री जी आपने कैसे कष्ट किया, एक फोन कर देते मैं ही आ जाता। यानी उस व्यक्ति का बर्ताव जो है बिल्कुल कैसा है, एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए बिल्कुल अलग है कि कैसे घुस गए कमरे के अंदर, और दूसरे में खड़ा होकर कह रहा मंत्री जी कैसे आना, वो हम ही बता देते, आपने क्यों इतना कष्ट किया। ऐसे ही होता क्या है कि जैसे मान लो कि हमारे पास में एक ये डायग्राम बन सकता है यहाँ पे, हाँ, जैसे मान लो कि बेटा मेरे पास में एक ये ग्लास की प्लेट है, ये ग्लास की, ठीक है, कांच की। अब इस ग्लास की प्लेट से जब एक घूम रहा है, इसके अंदर जा रहा है लाल रंग, मैं ऐसे बना लेता हूं, एक इसके अंदर से जा रहा है लाल रंग, रेड कलर, अरे इसी के अंदर जा रहा है एक रेड कलर, और इसी के अंदर बेटा जा रहा है बैंगनी कलर, बैंगनी ऐसा मान लो कुछ, बैंगनी। तो होगा क्या, जब इस कांच की प्लेट से लाल रंग गुजरेगा ना, तो एक कांच की प्लेट इस लाल रंग के लिए एक विरल माध्यम, रेरर मीडियम की तरह बिहेव करेगी। विरल माध्यम का मतलब होता है कि जहां पे लाइट तेज चले, यानी किसी, जैसे आपने पढ़ा था कि अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। भाई कांच का मैंने बताया था 1.5 होता है, डायमंड का 2.42 होता है, पानी का 1.33। अलग अलग माध्यम के अपवर्तनांक अलग अलग है, किसी का 1.33 है, किसी का 2.42 है, किसी का 1 है, किसी का कितना है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मीडियम से कौन सा कलर पास कर रहा है। तो रेड कलर के लिए, लाल रंग के लिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा सबसे कम। तो लाल रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, यानी लाल रंग के लिए मीडियम विरल की तरह काम करेगा, इसलिए उसमें स्पीड कैसी आएगी, ज्यादा। लेकिन उसी मीडियम से, उसी कांच से जब बैंगनी कलर गुजरता है, वायलेट कलर गुजरता है, तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बैंगनी कलर के लिए ज्यादा होता है, तो बैंगनी के लिए ज्यादा है, तो यानी कि बैंगनी कलर की स्पीड कैसी आएगी, कम। तो यहां से आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं, पेपर में डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि किसी मीडियम में कौन सा रंग तेज चलता है, लाल रंग तेज चलता है, बैंगनी धीरे। कई बार वो ये भी पूछता है कि किसी माध्यम का, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर के लिए ज्यादा होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है बैंगनी कलर के लिए। बैंगनी कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी बैंगनी कलर के लिए मीडियम सघन की तरह बिहेव करता है, तभी तो बैंगनी कलर में स्पीड कैसी आती है, कम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का लाल रंग के लिए होता है सबसे कम, इसलिए लाल रंग की स्पीड कैसी होती है, ज्यादा। तो इसे ध्यान रखना। तो मैंने दोबारा समझना मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कह रहा हूं कि उसी कांच के अंदर से आपने लाल, हरा, नीला, पीला बहुत सारे कलर पहुंचाए, तो किसी मीडियम में जब अलग अलग कलर घुसेंगे, तो वो मीडियम हर कलर के लिए एक जैसा बिहेव नहीं करेगा। वही मीडियम लाल के आते ही एकदम से फूल बिछाने शुरू कर देगा, अरे आओ लाल कलर आओ, यानी कि उसके लिए विरल माध्यम बन जाएगा, रेरर, तो लाल कलर उसके अंदर से तेज निकलेगा। लेकिन वही मीडियम बैंगनी कलर के लिए हो जाएगा डेंसर, सघन, तो बैंगनी उसके अंदर से बड़ा बेचारा बड़ा धक्के खा खा के निकलेगा, स्पीड कम हो जाएगी। तो बैंगनी कलर के लिए स्पीड कम होती, बैंगनी कलर की स्पीड कम होती है, लाल की ज्यादा होती है। वजह यह है क्योंकि लाल रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, ये लाल रंग के लिए माध्यम विरल की तरह बिहेव करता है, इसलिए स्पीड ज्यादा आएगी। बैंगनी रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, यानी मीडियम सघन बन जाएगा, इसलिए स्पीड कम आएगी। ठीक है, आई बात समझ में? अरे हाँ ना, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास में जो हम इतनी कहानी पढ़ रहे हैं, अब एक बार देखते हैं कि यहां से क्लास ऐड करने का ऑप्शन, पीडीएफ ऐड करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा भाई इसमें ना, पहले की तरह। अरे क्या हो गया, फिर से लग रहा भाई हमें क्या करना पड़ेगा। हम्म। पेज
ऐड क्यों नहीं हो रहा है? चलो तो फिर मैं पीडीएफ हटा देता हूँ ये मोर में है, कुछ आ रहा है क्या? ये लग रहा है हैंग ही हो गया अब। चलो रुकते हैं 2 मिनट। है ये आज क्या ना, दूसरे वाला एप्लीकेशन है ये जिसमें क्लास चला रहा हूँ मैं। इसके फंक्शन मुझे पता नहीं है। वो पहले वाला आपकी क्लास से 1 मिनट पहले ही हो गया डेड। ये तो हैंग ही हो गया भाई, अब तो कुछ भी काम नहीं कर रहा। चलो रुक जाते हैं 2 मिनट। लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स हैं, लेफ्ट साइड में 3 लाइन, ये इनमें तो कुछ और आ रहा है। अब तो खैर ये हैंग ही हो गया, तो कुछ सो ही नहीं कर रहा है, तो मिनिमाइज भी नहीं हो रहा है। ये हो क्या गया भाई? बैकग्राउंड, हम्म जो हमने शुरू में लिखा था वो तो पता नहीं कहाँ चले गए। खाली पीडीएफ पीडीएफ दिख रही है इसमें। क्या करें भाई, तो बड़ा दिक्कत हो गई है। मैं एक काम करता हूँ, एक और ही ओपन कर लेता हूँ। कस्टमाइज से पिक्चर एक्सपोर्ट ओपन फाइल, ये भी नहीं है। अब तो पूरी क्लास खराब हो जाएगी भाई ऐसे तो। चलो एक रिस्क लेते हैं, यहाँ ट्राई करते हैं। चलो एक काम करते हैं, मैंने एक क्वेश्चन उड़ा दिया है, थोड़ा सा अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैं क्लास खत्म होने के बाद में इसे बाद में वो कर लेंगे हम, दूसरे वाली ना किसी से बुला के इसमें डाउनलोड करवा दूंगा मैं, ठीक है? आज थोड़ा सा भाई मैनेज कर लेना। अब बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। अब यहां से देखना बड़े ध्यान से, ठीक है? देखो अब मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूं पिछली क्लास है रिफ्रैक्शन अपवर्तन की, एक बार उसे पहले सुनो दोबारा से, उसमें 4 क्वेश्चन काम के निकलेंगे। फिर हम आएंगे कि हम ये कहानी जो पढ़ रहे हैं ये हमें डेली लाइफ में देखने को कहाँ मिलती है। भाई मैंने स्टार्ट क्या किया, रिफ्रैक्शन क्या बताया कि लाइट अगर एक से दूसरे मीडियम में जाए, हवा से पानी या पानी से हवा में, तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। एक मैंने बताया कि लाइट मीडियम चेंज करेगी तो लाइट का कलर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। लाइट मीडियम चेंज करेगी, जिस मीडियम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम सघन माध्यम कहलाएगा। एक मैंने आपको बताया कि जब लाइट मीडियम चेंज करेगी तो रिफ्रैक्शन अपवर्तन के नियम पढ़े हमने दो। एक मैंने बताया कि जब लाइट मीडियम चेंज करेगी तो अगर लाइट मीडियम चेंज कर रही है और वो तिरछी जा रही है तो या तो नॉर्मल के नजदीक आएगी या नॉर्मल से दूर हटेगी, पिछली क्लास में पढ़ा था। लेकिन अगर लाइट नॉर्मल के अभिलंब के अनुदिश जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। अभी जो बातें हम पढ़ रहे हैं इनका हम डे लाइफ में एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? अब एक चीज देखना कि अभी जो रिफ्रैक्शन है कि जो लाइट बेटा मीडियम चेंज करती है, इसका हमें डे लाइफ में ये हमें देखने को कहां मिलता है, उस बात को समझने की कोशिश करना। सही बच्चे देखो, अगर मैं आज की क्लास जैसे आपकी खत्म होगी ना, आप अपने घर में क्या करना, बाथरूम में जाना और एक खाली बकेट लेना, एक खाली बाल्टी, और जो खाली बाल्टी आप लोगे ना घर में, उसे क्या करना, ये खाली बाल्टी को अब पानी से पहले खाली बाल्टी देखना और इसकी गहराई को महसूस करना। तो खाली बाल्टी आपने ली, उसे आपने झांक के देखा खाली बाल्टी को,
और उसकी आपने गहराई महसूस की मन में। गहराई कैसे महसूस करोगे? बाल्टी की तली और ऊपर वाला हिस्सा एक साथ देखना, आपको गहराई की, बाल्टी की गहराई महसूस हो जाएगी। अब इस बाल्टी के अंदर आप पानी भर लेना। पानी बेटा, जैसे बाल्टी के अंदर पानी भरोगे ना, अब इस बाल्टी को दोबारा झांक के देखना। ये बाल्टी आपको पहले के मुकाबले कम गहरी लगेगी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि पानी से भरी बाल्टी खाली के मुकाबले कम गहरी क्यों लगती है, या पानी से जो भरी बाल्टी है वो कम गहरी से लगती है आपको, क्योंकि उसकी तली थोड़ी सी आपको उठी हुई दिखने लगती है। तो पानी से भरी बाल्टी की तली उठी हुई क्यों दिखती है, या पानी से भरी बाल्टी कम गहरी क्यों दिखती है, या पानी से भरी बाल्टी की तली में एक सिक्का रखा हुआ हो वो उठा हुआ क्यों दिखता है, इन सबके पीछे का रीजन है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अब आप कहोगे सर पानी से भरी बाल्टी के कम गहरे दिखने के पीछे रिफ्रैक्शन कैसे आंसर हुआ? भाई रिफ्रैक्शन तो होता लाइट का मीडियम चेंज करना, तो मीडियम चेंज करने से बाल्टी कम गहरी कैसे दिखने लग जाएगी? इस बात को समझना कि इन सब के पीछे का आंसर रिफ्रैक्शन अपवर्तन क्यों है। देखो ये बेटा मान लो कि आपकी आंख है और आप इस बाल्टी की जो है वो तली देखना चाह रहे हो। भाई तली देखोगे, बॉटम देखोगे तभी तो गहराई का अंदाजा लगाओगे, बिना तली देखे थोड़े ना पता चलेगा आपको कितनी गहरी है बाल्टी है। अच्छा कोई चीज हमें कब दिखती है? आप कहोगे सर आपने हमें बताया कि कोई चीज हमें तब दिखती है अगर उससे चलने वाली लाइट हमारी आंख तक पहुंच जाए। तो अगर किसी वस्तु पर टकराने वाली लाइट हमारी आंख तक पहुंच जाए तो वो चीज दिखेगी। तो तली कब दिखेगी? कि तली से चलने वाली लाइट मेरी आंख तक पहुंच जाए। बेटा अभी तली से लाइट चल रही है चल रही है चल रही है, लेकिन ये लाइट अभी कहां जा रही है? ये जा रही है पानी के अंदर, बाल्टी के अंदर। लेकिन जैसे लाइट बाल्टी से बाहर निकलेगी, बाहर तो हवा है, यानी लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी। लाइट जाएगी पानी से हवा में, यानी कि वाटर से एयर का मतलब हो गया, लाइट जाएगी डेंसर मीडियम से रेयर में, सघन माध्यम से विरल में। भाई आपको पता है पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, हवा का होता है लगभग 1। तो लाइट जाएगी सघन माध्यम से विरल माध्यम में। जब बेटा लाइट जाएगी सघन से विरल में तो लाइट नॉर्मल से अभिलंब से दूर हट जाएगी, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी जो लाइट चल रही थी ये लाइट बाहर निकलते दूर फैल गई। अब जो लाइट दूर फैली ये तो कभी मिलेंगी नहीं, तो अब इन्हें काम करते हैं, ये लाइट कभी दूर जो जा रही है कभी मिलेंगी नहीं, आप इन्हें पीछे की तरफ को बढ़ाओ। तो जिस पॉइंट पर आपको प्रकाश की किरणें मिलती हुई लगे, जिस पॉइंट पर आपको प्रकाश की किरणें मिलती हुई लगेंगी, एक्चुअल में आपको इस पॉइंट की इमेज वहां दिखेगी। तो तली का ये वाला पॉइंट जो है इसकी इमेज बनेगी यहाँ, तो इसके जो बगल में है पॉइंट उसकी इमेज बनेगी यहाँ बगल में, यहाँ वाले पॉइंट की इमेज बनेगी यहाँ, यानी कि जो ये वाली लाइन है इसकी इमेज यहाँ बनेगी। यानी बाल्टी की तली है यहाँ पर लेकिन आपको दिखेगी यहाँ पर। तो बाल्टी थी इतनी गहरी एक्चुअल में, लेकिन आपको दिख रही है इतनी गहरी। इसकी वजह क्या है? लाइट का रिफ्रैक्शन मीडियम चेंज करना। अगर अंदर भी हवा ही होती तो बाहर भी हवा ही होती तो लाइट मीडियम चेंज ना करती, सीधे जहां से लाइट चली वहां से हमारी आंख में पहुंचती। तो अगर कोई आपसे कहे कि पानी से भरी बाल्टी कम गहरी क्यों दिखती है, या पानी से भरी बाल्टी की तली उठी हुई क्यों दिखती है, या पानी से भरी बाल्टी में सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है, सबके पीछे का रीजन आपको बस याद करना है कि हमें बताना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो 1 बाय 1 ये सारे एग्जाम्पल लिखेंगे हम। तो पहला लिखेंगे लेस डेप्थ ऑफ वाटर फिल्डेड, लेस डेप्थ ऑफ वाटर फिल्डेड बकेट, बीकर एटसेट्रा। पानी से भरी बाल्टी, बीकर इत्यादि का कम गहरा दिखना। पानी से भरी बाल्टी, बीकर इत्यादि का कम गहरा दिखना। सेकंड लिखेंगे अपवर्ड अपीयरेंस, upward appearance of a coin, upward appearance of a coin inside a water filled bucket। पानी से भरी बाल्टी में, पानी से भरी बाल्टी में किसी सिक्के का उठा हुआ दिखना। पानी से भरी बाल्टी में किसी सिक्के का उठा हुआ दिखना। अपवर्ड अपीयरेंस ऑफ ए कॉइन इनसाइड ए वाटर फिल्ड बकेट। तो पानी से भरी बाल्टी में किसी सिक्के का उठा हुआ दिखना हो, या पानी से भरी बाल्टी का कम गहरा दिखना हो, यही आंसर होगा हमारा। तीसरा, आपने एक चीज ध्यान दी होगी बचपन में, जैसे मान लो हमारे पास ये कांच का गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है आधा, और आपने इसके अंदर कोई पेंसिल छोड़ दी, तो आपने ध्यान दिया कभी है कि जैसे आप पेंसिल छोड़ोगे, बेटा पेंसिल आधी मान लो पानी के अंदर आधी बाहर है, तो जो पेंसिल का हिस्सा कुछ पानी के अंदर है कुछ है बाहर, तो जहां पर ये पानी खत्म हो रहा है, हवा स्टार्ट हो रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, वहां बेटा ये पेंसिल में हल्की सी मुड़ी हुई दिखती थी। तो पानी से भरी बाल्टी में किसी पेंसिल का डंडी का मुड़ा हुआ दिखना, यानी यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, वहां पे बेंडिंग दिख रही है। और जहां पर भी मीडियम चेंज हो रहा हो, मीडियम चेंज होने का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले पेपर में कि पानी से भरी बाल्टी में किसी पेंसिल या डंडी का मुड़ा हुआ दिखना, तो बेटे किस पे लगाएंगे हम? रिफ्रैक्शन पे। बेंडिंग ऑफ ए स्टिक इनसाइड ए
वाटर फिल्ड बकेट, पानी से भरी बाल्टी में किसी छड़ का या डंडी का मुड़ा हुआ दिखना। पानी से भरी बाल्टी में किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखना। बेटा समझो एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 4, ये लगभग हर साल किसी ना किसी पेपर में आता ही है और ये बहुत काम का क्वेश्चन है ये। यानी जो भी बच्चा इस क्लास में आ गया इसका आंसर जरूर याद करके निकलना। 4th लिखेंगे तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि तारों का टिमटिमाना किस घटना पे काम करता है, हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन कैसे करता है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि तारों का टिमटिमाना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में साथ में हिंदी में भी, तारों का टिमटिमाना। तो जो बच्चा आज की क्लास में आ गया है वो तारों का टिमटिमाना किस पे काम करता है, मीडियम बदलने पर कलर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते हैं, ये 2 क्वेश्चन का आंसर जरूर याद करके निकलना। ठीक है, तो हमने क्या बोला, पहला वाला कि पानी से भरी बाल्टी बीकर का कम गहरा दिखना। दूसरा लिखा है कि पानी से भरी बाल्टी में सिक्के का उठा हुआ दिखना। तीसरा बोला पानी से भरी बाल्टी में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना। चौथा बोला तारों का टिमटिमाना। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे उम्मीद कर रहा हूं कितना हिंदी लिख पा रहे होंगे वो, है ना। एक आध धुरंधर ऐसे तो नहीं है वो कह रहा जी नहीं इतनी हिंदी हमारे बस की नहीं है। देखो अब यहां जाओ, देखो बेटा तारों का जो टिमटिमाना है वो कैसे काम करता है। ये बेटा धरती माता है, ये धरती के ऊपर का एटमॉस्फेयर है, वातावरण, और आप यहां पर खड़े हैं। ठीक, ये मान लो कहीं दूर अंतरिक्ष में एक तारा है। अच्छा, कोई भी जो चीज है, आपको पता है कि कोई चीज हमें दिखाई कैसे देती है। आप कहोगे सर कोई भी चीज हमें दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी कोई भी चीज, अगर उससे चलने वाली लाइट हमारी आंख तक पहुंच जाए। अगर किसी चीज से चलने वाली लाइट अगर हमारी आंख तक पहुंच गई तो हमें दिखने लगेगी। ठीक है, अगर किसी चीज से चलने वाली लाइट, इसका कलर नहीं आ रहा क्या, तो बड़ा यार नाटक है इसमें तो, चलो अपने हाथ से बना लेते हैं ऐसे ही। देखो ये बेटा मान लो कि इस तारे से लाइट चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। अगर ये लाइट मेरी आंख तक पहुंच जाए, इस तारे का प्रकाश अगर मेरी आंख तक पहुंच जाए तो ये तारा मुझे दिखाई देगा। ठीक, लेकिन देखो क्या होता है, ये तारा चल रहा है, तारे से प्रकाश चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तारे का प्रकाश चल रहा है अंतरिक्ष में। लेकिन बेटे जैसे तारे का प्रकाश हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा ना, वातावरण में, भाई धरती के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है ना जो गैसों से मिलकर बना है, तो आपको पता है कि भाई जो वैक्यूम है निर्वात उसका अपवर्तनांक रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है, लेकिन जो एयर है उसका होता है 1.0003। यानी जब लाइट जो है अंतरिक्ष से, स्पेस से, वैक्यूम से हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, तो यानी कि लाइट जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर में, विरल माध्यम से सघन में, तो बेटा लाइट जाएगी विरल सघन में, तो लाइट अंदर को बैंड हो जाएगी। तो यानी कि जब तारे का प्रकाश मेरी आंख पे पहुंचेगा ना, वो थोड़ा सा बैंड होकर पहुंचेगा। अब जैसे लाइट मेरी आंख पे पहुंचेगी तो हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को ये लगता है कि लाइट तो हमेशा सीधी रेखा में चलती है, तो मेरे दिमाग को ये लगेगा कि एक्चुअल में जो लाइट है ना, उसे लगेगा कि लाइट एक्चुअल में इस वाले पॉइंट से आ रही है, क्योंकि हमारे दिमाग को ये लगता है कि लाइट तो हमेशा सीधी चलती है। अब यहां तारे से प्रकाश चला, तारे का प्रकाश क्या हुआ, मीडियम चेंज होने की वजह से बैंड होकर मेरी आंख में पहुंचा। अब मैंने इसे पीछे की तरफ को बढ़ाया तो मुझे तारा यहां पर ना दिखकर ये यहां पे दिखेगा। यानी कि जब आप रात को देखते हैं ना, एक्चुअल में आपको तारा नहीं दिख रहा होता है, वो तारे की इमेज दिख रही होती है, किसी तारे का प्रतिबिंब दिख रहा होता है। अब तारा यहां पर है, उसकी इमेज दिखेगी आपको यहां पर। अब बेटा हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो हवाएं हैं तो हिलती रहती हैं, अगर ये हिलेंगी तो जो इमेज बन रही है इस तारे की, ये वाली ये भी हिलेगी, कभी इमेज यहां बनेगी, कभी ऊपर बनेगी, कभी नीचे बनेगी, कभी इधर बनेगी, कभी उधर बनेगी, तो तारा की जो इमेज है आपको हिलती हुई दिखती है। तो इस तारे की इमेज का हिलने को तो हम टिमटिमाना कहते हैं। तो तारे के टिमटिमाहट के पीछे की वजह है लाइट का मीडियम चेंज करना, लाइट का रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अगर धरती पर एटमॉस्फेयर, वातावरण ना होता तो सीधे तारे का प्रकाश चलता और हमारी आंख को पहुंचता, जहां पे तारा वहीं के वहीं दिखता, बिल्कुल पॉइंट की तरह चमकता हो, हल्का सा भी हिलता ना वो। अभी तारे की जो इमेज बनती है, क्योंकि तारे से जो प्रकाश चला वो प्रकाश बैंड होकर हमारी आंख में पहुंचेगा मीडियम चेंज होने की वजह से, और हमें लगेगा कि लाइट जो है इस वाले पॉइंट से आ रही है। यानी जो हम देख रहे होते हैं वो तारे की इमेज है, और हवाओं के हिलने की वजह से वो इमेज भी हिलती है, इसलिए हमें तारा क्या दिखता है, टिमटिमाते हुए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि तारे की जो टिमटिमाहट है वो किस घटना पे काम करती है, हम बोलेंगे तारों का टिमटिमाना हो, पेंसिल का कम गहरा दिखना हो, सॉरी बाल्टी का कम गहरा दिखना हो, पानी से भरी बाल्टी में सिक्के का उठा हुआ दिखना हो, पानी से भरी बाल्टी में किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखना हो। इन सब के पीछे का रीजन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। एक 5 पॉइंट और लिखेंगे फिर इसे हम आपको समझाएंगे। अभी देखो तारों के पास खुद का प्रकाश होता है कि सूर्य से ग्रहण बढ़ता है। तारे, सूर्य भी तो तारा ही है भाई,
तारों के पास मैंने बताया था पहली क्लास में ही कि तारे जो है ना लुमिनस ऑब्जेक्ट है, प्रदीप्त वस्तु है, उनके पास खुद का प्रकाश है। सूर्य भी एक तारा ही है, बस सूर्य के पास फर्क क्या है कि सूर्य हमारे बाकी तारों के मुकाबले नजदीक है, इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है। तारे तो सब खुद एनर्जी का सोर्स हैं, सारे के सारे तारे। अब देखो, मान लो कि आपके घर वालों ने आपको एक काम दिया और उन्होंने क्या कहा कि भाई सुबह सुबह आपको छत पे भेजा और कहा कि तुझे आज एक काम करना है कि जैसे ही आज सनराइज हो तुझे वो टाइम नोट करना है। आपने कहा जी ठीक है, मैं टाइम नोट कर लूंगा, घर में रहना तो इतना घर वालों की बात माननी पड़ेगी। अब आप अपने छत पे गए और आप खड़े हो गए छत के ऊपर, ठीक है। अब पहले आप ये समझो कि हमारे लिए सूर्य उगा ये हमें पता कैसे चलता है, ठीक है। देखो यहां ध्यान समझना, आप ऐसी जगह खड़े हो जाओ जहां दूर दूर तक खाली जगह हो, आगे बिल्डिंग ना हो। अगर आप ऐसी जगह खड़े हो यहां पे आप बहुत दूर तक का देख सकते हो, तो कहीं बहुत दूर आपको ऐसा लगेगा जैसे धरती आकाश मिल रहे हो। तो वो लाइन जहां पर आपको धरती आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे हम कहते हैं होराइजन, उसे हम कहते हैं क्षितिज। जहां पे धरती आकाश मिलते हुए दिखाई दें उसे हम क्षितिज कहेंगे, जहां धरती आकाश क्या दिखेंगे हमें मिलते हुए। आपने कहा जी ठीक है। अब बेटा अगर जैसे ही सूर्य जो है अगर वो क्षितिज से नीचे है, जहां धरती आकाश मिलते हुए हमें लगते हैं, अगर उस लाइन से नीचे है सूर्य तो सूर्य छिपा हुआ है। जैसे सूर्य इस लाइन से ऊपर आएगा, क्षितिज से ऊपर आएगा, तो हम कहेंगे सनराइज हो गया, सन उग गया, ठीक है। तो हमारे लिए सन जो उगा है वो कब मानते हैं हम, जब सन होराइजन से क्षितिज से ऊपर आ जाए। अब मान लो कि सुबह सुबह आप अपनी छत पे जाके खड़े हुए, तो जैसे सूर्य होराइजन से ऊपर आया, क्षितिज से ऊपर आया, आपने वो टाइम नोट कर लिया कि सूर्य आज 6:01 पे उगा है, आपने टाइम नोट किया। आपको पता है अगर आपने देखा कि सूर्य 6:01 पे उगा, वास्तव में सूर्य 6:03 पे उगेगा। डेली सूर्य हमें उसके उगने से 2 मिनट पहले दिखता है। देखो जैसे आपको पानी से भरी बाल्टी की तली उठी हुई दिखती है, पानी से भरी बाल्टी में सिक्का उठा हुआ दिखता है, वैसे ही ये सन अभी है यहां पर, लेकिन आपको उठा हुआ यहां दिख रहा है, जबकि सूरज को भी यहां से यहां तक आने में भी 2 मिनट और लगेंगे। तो जो 6:01 पे आपको सन दिखाया ना राइज होता हुआ, एक्चुअल में 6:01 पे वो यहां पर है, उसे यहां तक आने में भी 2 मिनट का समय और लगेगा। जब ये वास्तव में यहां पहुंच जाएगा तो आपको यहां दिखेगा, इससे ऊपर दिखेगा। जब एक्चुअल में यहां होगा तो आपको यहां दिखेगा, जब यहां होगा तो यहां दिखाई देगा। यानी सूर्य डेली आपको उसकी एक्चुअल पोजीशन से हाई दिखता है, ऊंचा दिखाई देता है। जब सूरज यहां होता है तो आपको यहां दिखता है, जब यहां होता है तो यहां दिखता है, जब यहां होता है तो यहां दिखाई देता है। ऐसे ही शाम को सूरज छिप चुका है लेकिन अभी भी आपको उठा हुआ यहीं पे दिखेगा, आपको लगेगा सन तो अभी छिपा ही नहीं है। तो डेली सूर्य आपको उसके उगने से 2 मिनट पहले दिखता है और छिपने के भी 2 मिनट के बाद तक दिखता रहता है। उगने से 2 मिनट पहले ऊपर दिख जाएगा, छिपा हुआ लेकिन अभी भी उठा हुआ दिखेगा, आपको लगेगा छिपा ही नहीं है। तो सूर्य का उसके उगने से पहले दिखना और छिपने के बाद तक दिखाई देना, इसके पीछे की वजह भी क्या है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो यहां पर एक चीज और लिखेंगे, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, सूर्य का उसके वास्तविक समय से पहले उगना और छिपने के भी बाद तक दिखाई देना। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, सूर्य का उसके वास्तविक समय से पहले उगना, वास्तविक समय से पहले उगना और छिपने के बाद भी दिखाई देना, और छिपने के बाद भी दिखाई देना। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, सूर्य का उसके वास्तविक समय से पहले उगना और छिपने के बाद भी दिखाई देना। बेटा सारे के सारे एग्जांपल रट लेना, पेपर में सारे एग्जांपल रखे हैं, मैं आपको पीडीएफ से दिखाऊंगा। पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है कि तारों का टिमटिमाहट किस पे काम करती है, रिफ्रैक्शन पे। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में कि पानी से भरी बाल्टी कम गहरी क्यों दिखाई देती है, रिफ्रैक्शन की वजह से। पानी से भरी बाल्टी में सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। पानी से भरी बाल्टी में पेंसिल मुड़ी दिखती है, रिफ्रैक्शन। सन का जल्दी उगना और छिपने के बाद दिखाई देना, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के सारे एग्जाम्पल रट लेंगे। और जनरली जो एसएससी टाइप के जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनमें आपको एग्जाम्पल ही ज्यादा दिखाई देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक बात देखना, एक क्वेश्चन अब मैं आपसे अलग अलग पूछ रहा हूं, अगर आपने इसका आंसर सही दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने ध्यान से एग्जाम्पल सुने हैं। ये क्वेश्चन करना, करो भाई। ये कह रहा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं है। ये कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा है जिसके पीछे का जो रीजन है वो रिफ्रैक्शन अपवर्तन नहीं है। ये करो, 10वें का क्या आंसर होगा। AWTPO के लिए अगर आप फिर भी साइंस स्पेशल बैच ले लेते तो ज़्यादा बेस्ट रहता, लेकिन मैं इसमें भी इतना कम नहीं पढ़ा रहा हूँ जो आपको पढ़ाई जा रहा है। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ लेंगे और मैं कुछ बातें आपको आगे बताऊंगा कि और आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा, तो इससे भी काम चल जाएगा। देखो बेटा, इसने कहा कि कौन सा अपवर्तन के कारण नहीं है। इसने कहा कि सन अपियरिंग रेड एट सनसेट, सूर्य सूर्यास्त के समय लाल दिखना। बेटा रिफ्रैक्शन अपवर्तन का एग्जांपल मैंने सूर्य का लाल दिखने का तो कुछ बताया ही नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। भाई देखो, तारों का टिमटिमाना रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, सन का उसकी एक्चुअल हाइट से ऊपर दिखना ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से है, सन का उसके उगने से भी 2 मिनट पहले दिखना ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से है। तो बी, सी और डी ये तीनों एग्जांपल रिफ्रैक्शन के एग्जांपल हैं। लेकिन सूर्य सुबह शाम को लाल दिखता है, ये मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, ये होता है स्कैटरिंग प्रकीर्णन की वजह से। तो सूर्य का लाल दिखना, आकाश का नीला दिखना, बादलों का सफेद दिखना, यह रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं है, स्कैटरिंग प्रकीर्णन की वजह से है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ये। अगला एक क्वेश्चन और करेंगे, ये वाला। ये कह रहा है कि हिंदी वालों के लिए यहां से स्टार्ट है। एक पानी की टंकी उथली यानी कि उठी हुई दिखाई देती है जब उसे ऊपर से देखते हैं, तो एक वाटर टैंक जो है आपको लेस डीप क्यों दिखाई देता है, कम गहरा क्यों दिखाई देता है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया रिफ्रैक्शन अपवर्तन। तो बाल्टी का कम गहरा दिखना हो, टंकी का कम गहरा दिखाई देना हो, या बीकर का कम गहरा दिखाई देना हो, आंसर है रिफ्रैक्शन अपवर्तन। तो आप किस पर टिक लगाएंगे, रिफ्रैक्शन पे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन जो है, इस वाले में नहीं है वो, इस प्रैक्टिस सेट में नहीं है वो क्वेश्चन। हाँ नहीं, मिल गया। ये करना क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनअफेक्टेड इन द इवेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, निम्नलिखित में से निम्न अपवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अप्रभावित रहता है। तो बेटा आपको मैंने बताया था कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी तो उसकी स्पीड तो बदलेगी ही, है ना, इंटेंसिटी भी बदलेगी, वेवलेंथ भी बदलेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। तो लाइट का मीडियम चेंज करने पर उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है और ना ही उसका कलर बदलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो जो मैं आंसर बता रहा हूं अगर आप भी वही पे टिक लगा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। ठीक, इसके अलावा एक दो क्वेश्चन पिछली क्लास का देख लें हम। देखो पिछली क्लास में क्वेश्चन आपको हमने बताया था, ये वाला, पता नहीं पूछा कि नहीं पूछा आपसे। हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था। तो उसका आंसर क्या बताया था मैंने, प्रकाश के वेग को सबसे पहले बार मापा रोमर ने, ओली रोमर ने। और बेटा जो पहला प्रयास किया था प्रकाश के वेग को नापने का, वो किया था गैलीलियो ने। हालांकि अनसक्सेसफुल रहे, ये नाप ही नहीं पाए, पर कोशिश इन्होंने की थी सबसे पहली बार, ये दिमाग लगाया कि प्रकाश की स्पीड कितनी हो सकती है, तो उसे नापने का प्रयास किया था गैलीलियो ने। तो पहला प्रयास किया गैलीलियो ने, लेकिन जो पहला सक्सेसफुल ट्राई था वो नापा किसने, उन्होंने, सक्सेसफुल प्रयास। तो सफल प्रयास जो है वो गैलीलियो साहब का, वो रोमर का रहा, असफल रहा गैलीलियो का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो आज के लिए भाई इतना ही रखना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसका फंक्शन चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगली क्लास भी है तो उसमें थोड़ा देखता हूँ मैं ये वाला जो है कैसे काम करता है, और इससे पहले वाली अगर चल जाए तो बहुत बढ़िया है। इनमें से कैसे डिलीट होगी कौन से वाली। अच्छा ये हो तो रहा है, कुछ कुछ तो हो रहा है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक बच्चा कहता है फ्राइडे को बेटा क्लास होती है, इस बार नहीं हो पाई थी पिछले फ्राइडे को, वो कई बार कुछ काम आ सकता है, तो जरूरी नहीं कि भाई, है ना, तो कई बार आप थोड़ा सा भावुक होने की जरूरत नहीं है, कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। बाकी क्लास होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलता है। ठीक है, बाय, थैंक यू।